A very good morning, class 12th. Welcome to the channel by Seema Makhijani. Continuing with the reasoning questions of organic. That was the pain area. So I'll be doing the reasoning questions again today. This is the third video. Your organic chapters are unit 10, 11, 12 and 13. And out of these 4 units, I have already finished the reasoning questions of unit 10, unit 11 and today's target is unit number 12. Which is your aldehydes, ketones and carboxylic acid. Just for your information, there is a playlist of this name where topics are done in detail. So I will refer to that later in the end. For this particular chapter, I have roughly 30 reasoning questions which I will be dealing now. Beginning with the first reasoning question. Explain the structure and geometry of the carbonyl group. तो बेटा कार्बोनिल ग्रुप किसको कहते हैं? इसको. अब इसका स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री जब बोलते हैं ना बेटा, तो योर इंटरेस्ट इज इन कार्बन. आपका ऑक्सीजन में कोई इंटरेस्ट नहीं है. तो विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन अगर हम बात करते हैं तो यू कैन क्लियरली सी कि कार्बन के पास देर आर फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड, सेकेंड सिग्मा बॉन्ड, थर्ड सिग्मा बॉन्ड एंड अ पाई. यानी देर आर 3 सिग्मा प्लस 1 पाई. Sigma bonds decide the hybridization. So the hybridization is sp2. The bond angle will be 120 and the shape will be trigonal planar. फाइन. ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है. चैनल पे हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो है अगर आप वीक हैं तो. अदरवाइज द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 and it is a planar geometry for carbonyl compounds. Carbonyl compounds aldehydes and ketones दोनों के लिए वर्ड यूज होता है. आई एम डीलिंग विद प्रीवियस ईयर्स बोर्ड पेपर्स के क्वेश्चंस की बात हम कर रहे हैं. फाइन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मॉलिक्यूल्स कितना टाइटली बाउंडेड है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्डर होता है वो है लंडन फोर्स, जो कि वीकेस्ट होता है, जिसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं होना चाहिए लाइक एल्केन. दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है डाइपोल डाइपोल, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है. और तीसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एंड दैट इज द ऑर्डर. जिनमें लंडन फोर्स है वो वीक बॉइलिंग पॉइंट होगा, डाइपोल वाला ज़्यादा एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला उससे भी ज़्यादा. रेफरिंग टू दिस, इसमें हमको दिख रहा है O is bonded to H, therefore will be intermolecular hydrogen bonding. Having a look at this, CH3 CH2 C double bond O and an H. डाइपोल मोमेंट इस कंपाउंड में इज टूवर्ड्स ऑक्सीजन. यहाँ से डाइपोल मोमेंट कार्बन की तरफ आ रहा है बिकॉज दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. ये तो sp2 है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट हैज अ डाइपोल मोमेंट. कीटोन के बारे में बात करें, ये रहा कीटोन. इसका डाइपोल मोमेंट देखें बेटा, ये रहा इधर को डाइपोल मोमेंट बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. Now these both of them are contributing towards the dipole moment further. यानी यहाँ पर dipole moment will be higher. यहाँ पे तो intermolecular hydrogen bond है. Therefore अगर आपसे boiling point का order बिना reason के पूछा जाए तो the least boiling point will be for aldehyde, उससे ज़्यादा is for ketone और सबसे ज़्यादा will be for your carboxylic acid. Reasoning B मैंने आपको बता दी. Moving on to the third question. Comment on the solubility of aldehydes. Aldehydes क्या होते हैं? R, CO and an H. अब बेटा aldehydes की solubility जब हम बात करते हैं तो we are talking about solubility in water. यहाँ पर भी लोन पेयर है और यहाँ पर this gets a positive, this gets a negative and there is a chance of hydrogen bonding. तो जो lower aldehydes हैं are soluble because they form intermolecular hydrogen bond with water. But अगर ये R ग्रुप बड़ा हो जाए then is, अगर आपके पास higher aldehyde है तो कार्बन ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज इन कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाएगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीजेस तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी. इसको हाइड्रोफोबिक पार्ट बोलते हैं because this is not water loving. Clear? This is the illustration that you have to give. Coming to the next, why do carboxylic acid have the highest boiling point?
कार्बोक्सिलिक एसिड में देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक बात, प्लस ऑक्सीजन इज अट्रैक्टेड टू अ कार्बन विच इज इलेक्ट्रॉन पुलिंग, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो कार्बोक्सिलिक केसेस में यू हैव एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, क्योंकि यू कैन सी ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसने यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया, ये दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसने यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया. मतलब ये वैसे भी डाइमर टू टुगेदर की तरह रहता है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए द बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाईएस्ट एज कंपेयर टू अदर फंक्शनल ग्रुप्स. Why do aldehydes and ketones undergo nucleophilic addition reaction? ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको आपको समझना है. एडिशन का मतलब है देयर शुड बी अ पाई बॉन्ड जो टूटेगा. न्यूक्लियोफाइल का मतलब है यू हैव एन नेगेटिवली चार्ज, मतलब देयर शुड बी अ पॉजिटिव चार्ज, कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए जिस पर न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा, और पाई बॉन्ड होना चाहिए. दैट इज द रीजन कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दिखाते हैं. ये है कॉमन आइडेंटिटी, बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों में ये आइडेंटिटी होती है. इसकी खासियत क्या है? पाई बॉन्ड है तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, इसीलिए एडिशन रिएक्शन. ऑल्सो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन विल बी पुल्ड बाय ऑक्सीजन एंड योर न्यूक्लियोफाइल कैन ईजिली गो एंड अटैक द पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन. सो दैट्स द रीजन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है. न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन नहीं होता है बेटा, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड है. ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जनरली बच्चे गलत करके आते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड में भी तो कार्बोनिल ग्रुप है, ये रहा कार्बोनिल ग्रुप, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होती है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड्स में आया है. बेटा इसमें पाई बॉन्ड है तो टूटना तो चाहिए, बट ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, तभी तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि लोन पेयर ऑफ दिस OH इज डोनेटेड, मतलब इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाने की कोशिश करें तो यू विल एंड अप इन RCO माइनस डबल बॉन्ड OH विद अ पॉजिटिव. तो कार्बन पे तो बेटा पॉजिटिव चार्ज आया ही नहीं, दोनों केसेस में कार्बन पे पॉजिटिव ही नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट गो एंड अटैक. द कार्बन इज नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ड्यू टू lone pair of OH which is bounded to it. Fine. ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड का क्वेश्चन है. स्टेट द पर्पस ऑफ बेरियम सल्फेट ड्यूरिंग रोजनमन्स रिएक्शन. रोजनमन्स रिएक्शन में बेरियम सल्फेट का क्या पर्पस है? बेटा रोजनमन रिएक्शन ऐसा होता है, एसिड क्लोराइड, इट इज़ अ रिडक्शन रिएक्शन. पहली बात, जब हम इसका रिडक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन डाला और कैटलिस्ट डाला और आपका प्रोडक्ट बन जाता है ये. अब ये रिएक्शन यहाँ पे रुकना चाहिए. ये रिएक्शन आगे भी तो जा सकता है. अगर आगे चला गया तो क्या होगा? एल्डिहाइड विल चेंज टू अल्कोहल, और आपको ये चीज नहीं चाहिए. आप ये नहीं चाहते हो दैट देयर शुड बी फर्दर रिडक्शन. दैट्स द रीजन ऑफ एडिंग बेरियम सल्फेट विच इज अ पॉइजन टू द कैटलिस्ट. therefore there is controlled reduction. कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है, what would happen if you don't add barium sulfate? तो आपको ये बताना है, you will not end up in aldehyde, you will end up in alcohols. Am I clear? This is again one of the important questions. Moving ahead. Identify the electrophilic and the nucleophilic centers in the carbonyl group. बेटा ये रहा कार्बोनिल ग्रुप, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो पाई बॉन्ड टूटेगा एंड यू विल एंड अप इन दिस. अब इसको देख के ये समझ में आना चाहिए कि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन सीकिंग है, सो दिस इज योर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर. इसके पास नेगेटिव है यानी ये न्यूक्लियस की तरफ जाएगा, दिस इज योर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर. ओके, दिस बिकम्स योर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एंड दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर. ये इस चैप्टर का ऑलमोस्ट समरी क्वेश्चन है. अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. जैसा कि मैंने पहले भी बोला, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जस्ट लेट मी गिव यू अ क्विक रिकैप. बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन.
और ऑर्डर क्या होता है? लंदन से ज़्यादा डायपोल, डायपोल से ज़्यादा एच बॉन्ड इज़ द ऑर्डर इन विच द बॉइलिंग पॉइंट एग्जिस्ट। अब डायपोल में सिग्मा बॉन्ड वाले डायपोल से ज़्यादा पाई बॉन्ड वाला डायपोल होता है, क्योंकि पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स कैन ईजिली बी शिफ्टेड। तो अगर पाई बॉन्ड है और डायपोल है तो वो हमेशा ज़्यादा रहेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड में भी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल है। कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड का एक्सटेंट ज़्यादा है, तो अल्कोहल के मुकाबले कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है। फाइन। लंदन किस में होता है? ओनली फॉर हाइड्रोकार्बन्स। बाकी सारे कंपाउंड्स में तो कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिनमें है उसमें डायपोल होता है। OH, FH एंड NH जब होता है तब यू हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसमें देखते हैं, इसमें कौन सा फोर्स होगा? लंदन, बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये तो लीस्ट हो गया। इसमें देखिए ऑक्सीजन है, ये रहा ऑक्सीजन की तरफ डायपोल, ये रहा ऑक्सीजन की तरफ डायपोल, तो इसमें हुआ डायपोल डायपोल। लेकिन डायपोल डायपोल इज अकॉर्डिंग टू द सिग्मा बॉन्ड, जिसका इलेक्ट्रॉन हिलना थोड़ा मुश्किल है। शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट, सो द डायपोल इंटरैक्शन विल बी लोअर। इस पर आते हैं, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड द ऑक्सीजन इट टेक्स द इलेक्ट्रॉन्स. R group will also give the electrons, but there is a pi bond, so the electron shift is easier, the dipole moment will be higher. Ketones पे चलते हैं, again you have a oxygen and you have a double bond will easily break, plus you have two R groups which will also give electrons. Therefore इसमें भी डायपोल है, लेकिन इसका डायपोल मोमेंट और भी ज़्यादा होता है क्योंकि इसके पास दो R groups हैं. Coming to this is your alcohol. Alcohol में there is an OH group, therefore there is hydrogen bonding. तो इसका boiling point इन सब से ज़्यादा रहेगा. Coming to carboxylic acid, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं. इसका OH में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है because it is attached to C double bond O. यहाँ पर ये डोनर ग्रुप है बेटा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाती है. यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप है, तो ऑक्सीजन हियर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसीलिए स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें ज़्यादा रहेगी. तो अगर मैं इनको नंबर कर दूं सबको, इसको फर्स्ट नंबर, ये सेकंड कंपाउंड है, ये थर्ड कंपाउंड है, ये फोर्थ कंपाउंड है, ये फिफ्थ कंपाउंड है और ये सिक्स्थ कंपाउंड है, तो आपका ऑर्डर जो बनता है वो बनेगा. हाइड्रोकार्बन्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे पीछे रहेगा, उससे आगे आएगा योर ईथर का बॉइलिंग पॉइंट, उससे आगे आएगा आपका एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट, उससे आगे कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट, उससे आगे अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट और सबसे आगे कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट आएगा. दिस इज द ऑर्डर दैट यू कैन लर्न अप कि किस ऑर्डर में बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं. फाइन. दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट यू शुड नो. ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार बोर्ड्स में आया हुआ है. एक्सप्लेन द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन एंड द चेंज इन ज्योमेट्री when there is a nucleophilic addition reaction on carbonyl group यानी aldehyde and ketone. ये रहा तुम्हारा कार्बोनिल ग्रुप. इसमें तो कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, बॉन्ड एंगल 120 होगा और द शेप इज ट्राइगोनल प्लानर. अब अगर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना, लेट मी शो यू द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल. ये रहा तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, कार्बन पॉजिटिव हुआ और इसने यहाँ से अटैक कर लिया. न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम टॉप एज वेल एज फ्रॉम बॉटम. मैं बॉटम से दिखा रही हूँ. तो जब आप इसको अटैक करवा देंगे, यू विल एंड अप इनटू अ कंपाउंड विच विल बी लाइक दिस. कार्बन के पास ये 2 बॉन्ड तो हैं, यहाँ पर तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल आ गया और ऑक्सीजन के पास तो नेगेटिव चला गया. फाइन. अब लेट अस टॉक अबाउट चेंज. आपका जो कार्बन है बेटा, ये वाले कंपाउंड में sp2 था, इसलिए 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री. अब इस वाले कंपाउंड में जो हमने अब बना दिया है आफ्टर द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, यू कैन सी कि कार्बन के पास तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए द हाइब्रिडाइजेशन विल चेंज टू sp3. और क्या हो रहा है, चेंज चेक करिए. sp3 के सिवा क्या हो रहा है? sp3 होने के साथ साथ योर एंगल विल बी 109.28 एंड द ज्योमेट्री विल बी tetrahedral. Therefore the geometry changes from 2D to 3D. Angle changes from 120 to 109.28. Hybridization changes from sp2 to sp3.
Hence, there is a lot of change in hybridization as well as geometry. Fine. Coming to the next question. Which out of the following pairs will undergo faster nucleophilic addition reaction पूछा हो या फिर reaction with HCN पूछा हो, एक ही बात होती है. तो जब आपके पास HCN है तो HCN में Cn माइनस इज योर न्यूक्लियोफाइल और वो अटैक करेगा क्या नहीं ये आपको बताना है. तो इसमें क्या होगा, दिस इलेक्ट्रॉन इज पुल्ड हियर, दिस R ग्रुप गिव्स द इलेक्ट्रॉन. इसमें क्या होगा, दिस इलेक्ट्रॉन इज पुल्ड हियर बट द बेंजीन गिव्स द इलेक्ट्रॉन्स वाया रेजोनेंस. तो इसमें कार्बन इज नॉट पॉजिटिवली चार्ज्ड. जो आपका न्यूक्लियोफाइल है या फिर जो आपका Cn माइनस है उसको अटैक करना है अगर, तो वो यहां पर तो बेटा अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि कार्बन विल नॉट हैव पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू रेजोनेंस. pi electrons are shifted to your carbon of C double bond. तो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज ही नहीं है तो न्यूक्लियोफाइल यहां तो नहीं अटैक करेगा. यहां पे भी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है बट दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट. जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन प्लीज लर्न इट अप दैट योर इंडक्टिव इफेक्ट के मुकाबले रेजोनेंस हमेशा ज़्यादा इफेक्टिव होता है. यानी ये ज़्यादा इफेक्टिव है तो न्यूक्लियोफाइल विल नॉट अटैक, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है. सो द रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड इज मोर देन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन 3 कंपाउंड्स में से विच विल अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली. ये ऊपर गया बेटा, कार्बन पे पॉजिटिव आ गया. ये भी ऊपर गया, कार्बन पे पॉजिटिव आया बट दिस हैज़ अ इंडक्टिव इफेक्ट, थोड़ा कम पॉजिटिव आया. ये ऊपर गया, कार्बन पे पॉजिटिव आया लेकिन दिस हैज़ अ 2 इंडक्टिव इफेक्ट, तो यहाँ पे पॉजिटिव कम है. यहाँ पे कार्बन इज लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप है, एक बात. और दूसरी बात 2 CH3 ग्रुप्स, देयरफॉर देयर इज स्टेरिक हिंडरेंस. तो तय हो गया कि जब अटैक होने वाला है तब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं जाएगा, यहाँ पर थोड़ा जा सकता है और यहाँ पर मैक्सिमम जाएगा. यानी रिएक्टिविटी का ऑर्डर हियर विल बी द फास्टेस्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मैल्डिहाइड. कई बार क्वेश्चन फॉर्मैल्डिहाइड लिख के आता है तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मैल्डिहाइड क्या है. इस टॉपिक का डिटेल्ड वीडियो प्लेलिस्ट में है. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट और वीडियोस पुट कर दूंगी इन केस यू रिक्वायर. एक रिक्वेस्ट बिफोर आई मूव अहेड, प्लीज शेयर द वीडियो इन योर क्लास ग्रुप्स और विद योर फ्रेंड्स हु आर वीक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. मूविंग टू द नेक्स्ट. ऑन रिएक्शन विद NaHSO3, विच आउट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट्स फास्टर टू फॉर्म क्रिस्टलाइन सॉलिड प्रोडक्ट. हमने अभी अभी बताया कि एल्डिहाइड्स का रिएक्शन फास्टर होता है एज कंपेयर टू कीटोन. बट लेट्स सी. सोडियम बाइसल्फाइड ये रहा, दिस विल गो हियर, तो यहाँ पे आया नेगेटिव, आपका सोडियम पॉजिटिव विल गो एंड अटैक हियर. सो दिस इज फॉर्म्ड एंड SO3H ये बना. अब इसमें क्या होता है कि देयर इज अ प्रोटॉन शिफ्ट. क्यों? क्योंकि बेटा ये बेस है और ये एसिड है. Acid will lose a proton and the proton shifts here. There is a rearrangement which has to take place. और जब ये rearrangement होता है तो नतीजा क्या होता है? This becomes an OH and this becomes SO3Na and this is your crystalline solid product. अब ये जो proton shift है ना is easier in case of aldehyde as compared to ketone क्योंकि there is steric hindrance in case of ketones. So proton shift is easier for aldehydes than ketones. Therefore, the reaction is faster in aldehydes. Therefore, aldehyde का solid product जल्दी बनता है than ketones. Fine. What is the function of ethylene glycol in the Wolff-Kishner reduction? तो पहले Wolff-Kishner reduction कर लेते हैं. कार्बोनिल ग्रुप कोई भी अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्ट करता है तब उसके 2 हाइड्रोजन और इसका 1 ऑक्सीजन निकल जाता है और आपको ये मिलता है. इसका एक अमोनिया डेरिवेटिव्स का वीडियो चैनल पर है, प्लेलिस्ट में अपलोड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ये बन गया. अब इसमें जब हम KOH डालते हैं या इथाइलिन ग्लाइकॉल का क्या काम है? कैन यू सी इसमें 2 OH है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, तो यू कैन अचीव अ हाई टेम्परेचर
and high temperature is required because the purpose of the reaction is to remove nitrogen gas. यानी आपका प्रोडक्ट जो बनने वाला है वो है CH2, a hydrocarbon, and nitrogen gas is to be removed. और इस नाइट्रोजन गैस को रिमूव करने के लिए यू रिक्वायर अ हाई टेम्परेचर, सो यू रिक्वायर अ सॉल्वेंट जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो ताकि टेम्परेचर हाई हो सके. और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है? क्योंकि इसमें 2 OH ग्रुप्स हैं, सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकॉल में ज़्यादा रहेगा. व्हाट इज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट? टॉलरेंस रिएजेंट का नाम होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट. ये तो हुआ नाम. और अगर कॉम्पोजिशन पूछा है तो AgNO3 प्लस NH4OH. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन एंड द केमिकल नेम ऑफ रोशेले सॉल्ट? बेटा फेलिंग सोल्यूशन में काम में आता है रोशेले सॉल्ट. फेलिंग ए इज कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन, तो इसका मतलब ये ब्लू कलर का होगा. तो जो ब्लू सोल्यूशन होता है वो तुम्हारा फेलिंग ए होता है. फेलिंग बी के बारे में बात करें, फेलिंग बी में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और साथ में हम एक रोशेले सॉल्ट डालते हैं. रोशेले सॉल्ट का नाम क्या है? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट. अब ये क्यों डालना है इज द क्वेश्चन. बेटा कॉपर सल्फेट में अगर आपने ये नहीं डाला और सिर्फ NaOH डाल दिया तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके कॉपर हाइड्रोक्साइड बना के बैठ जाएंगे, जो कि आपको नहीं चाहिए. द रोशेले सॉल्ट हैज अ टार्टरेट विच इज अ लिगेंड, सो इट फॉर्म्स अ soluble complex with copper 2 positive ion. That's the purpose, and this is also asked in Viva कि रोशेले सॉल्ट का पर्पस क्या है? To avoid the precipitation of copper hydroxide, it forms a complex with copper ions, so the copper ions are reactive and you can use them. Give 2 compounds which will undergo aldol condensation. बेटा एल्डोल कंडेंसेशन इज एप्लीकेबल फॉर एल्डिहाइड के लिए भी होता है और कीटोन के लिए भी होता है, बट देयर शुड बी अ अल्फा हाइड्रोजन. मतलब आपके कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, उसके पास जो कार्बन है ना उसके पास एक H होना चाहिए. तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके पास कार्बोनिल ग्रुप है और पड़ोसी कार्बन के पास H है विल फॉल अंडर दिस कैटेगरी. एग्जाम्पल के लिए CH3CHO लिख सकते हैं और कीटोन भी लिख सकते हैं. सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? कैनिजोरोस. कैनिजोरोस इज ओनली फॉर एल्डिहाइड. ऑल्सो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए. एल्डोर और कैनिजोरोस का डिटेल्ड वीडियो बना हुआ है. तो ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास हाइड्रोजन अल्फा पे ना हो वो ये रहा तुम्हारा एल्डिहाइड. मैंने कार्बन ही नहीं बनाया है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा? एक ये. द अदर एग्जाम्पल कैन बी बेंजल्डिहाइड. बेंजल्डिहाइड को देखो, ये रहा अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स हैं, देयर इज नो हाइड्रोजन, सो देयर शुड नॉट बी अल्फा हाइड्रोजन एंड इट इज ओनली एप्लीकेबल टू एल्डिहाइड्स. लास्ट, आइडोफॉर्म कौन से वाले कंपाउंड्स देते हैं? बेटा आइडोफॉर्म के लिए यू रिक्वायर मिथाइल कीटोन्स. एक तरीका ये है, मतलब कोई भी कंपाउंड जिसमें ये होगा ना वो आपका आइडोफॉर्म देगा. यानी ये लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो. पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है, कोई भी कंपाउंड जिसके पास CH3 के साथ CHOH होना वो भी हो सकता है. मतलब अल्कोहल ऑफ दिस टाइप विल ऑल्सो गिव यू एन आइडोफॉर्म टेस्ट. इसीलिए CH3CH2OH दैट इज योर इथेनॉल ऑल्सो गिव्स योर आइडोफॉर्म टेस्ट. Arrange the following in increasing order of reactivity towards nucleophilic addition reaction. अब ये करने के लिए पहले स्ट्रक्चर तो पता लगे. एसिड मतलब 2 कार्बन, फिनोन मतलब बेंजीन एंड अ कीटोन, तो ये हुआ एसिटोफिनोन. पैरा तो बेंजीन तो लगेगा ही. एल्डिहाइड ये रहा एल्डिहाइड और टॉल एल्डिहाइड का मतलब पैरा पे CH3 लगेगा. बेंजल्डिहाइड तो हमको आता है, बेंजीन विथ अ एल्डिहाइड ग्रुप. लास्ट पैरा पे नाइट्रो बेंजल्डिहाइड. दीज आर दी कंपाउंड्स. अब हमको चेक करना है कि किस में रिएक्शन फास्टर होगा. इन सारों में से एज वी वेरी वेल नो ये ऊपर जाएगा और आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा. इसमें से दोनों में R ग्रुप लगे हुए हैं तो इसमें देयर इज अ लॉट ऑफ स्टेरिक हिंडरेंस और ये एल्डिहाइड है तो यहाँ पे जाएगा मुश्किल से. इधर आते हैं,
ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, कार्बन पे पॉजिटिव तो आया, लेकिन मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो कार्बन का पॉजिटिव कम हो जाता है, तो दिस वुड बी लेस रिएक्टिव। अगले पे चलते हैं। बेंजाल्डिहाइड में दिस पुल्स द इलेक्ट्रॉन, कार्बन गेट्स अ पॉजिटिव, बट रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, वो रेजोनेंस से यहाँ पर भी मिलते हैं। अगेन दिस वुड ऑल्सो नॉट बी वेरी रिएक्टिव, पर इससे तो बेहतर होगा क्योंकि इसमें तो ये डोनर लगा हुआ है। टॉकिंग अबाउट द लास्ट, इसमें ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, कार्बन के पास पॉजिटिव आया, वो पॉजिटिव इसने रिकवर किया, लेकिन देयर इज अ नाइट्रो ग्रुप विच इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो कि रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बिकम्स दिस। एल्डिहाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस, और कीटोन्स के केस में आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी। दिस ऑल्सो हैज बीन अ बोर्ड क्वेश्चन। What is the composition and the use of formalin? Formalin is formaldehyde, 40% और 60% उसमें वाटर डलता है, और यूज़ कहाँ होता है? बायोलॉजिकल सैंपल प्रेजर्वेशन में काम में आता है, बायोलैब में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट इज केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। बेटा एसिड में तो हम क्या करते हैं, NaHCO3 डालते हैं और ब्रिस्क एफरवेसेंस आ जाते हैं, पर ये तो दोनों एसिड है, तो क्या करना है? स्ट्रक्चर देखो, दिस इज फॉर्मिक एसिड, दिस इज एसिटिक एसिड। अब जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या कहते हैं कि मैम ये आइडोफॉर्म देगा, ये गलत है, आइडोफॉर्म नहीं देगा, दिस विल नॉट गिव यू आइडोफॉर्म, ये गलती मत करिएगा। आंसर यहां है बेटा, दिस इज एन एल्डिहाइडिक ग्रुप टाइप्स, सो दिस इज फाउंड टू गिव यू टॉलेंस टेस्ट, मतलब आप टॉलेंस रिएजेंट डालिए एंड यू विल गेट अ सिल्वर मिरर। फाइन। नेक्स्ट, what is the reason for low volatility of carboxylic acid? कार्बोक्सिलिक एसिड उड़ता क्यों नहीं है? और उसका रीज़न है हाई इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देयर इज एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मॉलिक्यूल एक दूसरे को टाइटली पकड़ के बैठा है, दो दो मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, तो दे आर इनेबल टू वेपराइज। सो द रीज़न इज ड्यू टू हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Why is benzoic acid insoluble in water? ये रहा benzoic acid, इसमें तो OH है, तो अगर इसमें OH है तो इसको वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहिए, और जो कि ये बनाता भी है। तो प्रॉब्लम क्या है? द प्रॉब्लम लाइज इन दिस, यहाँ पे है आपकी सिवियर प्रॉब्लम। दिस इज अ बल्कियर हाइड्रोफोबिक पार्ट, 6 कार्बन है का कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ विच दिस इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। दिस इज कॉल्ड द बल्कियर हाइड्रोफोबिक पार्ट, जो इसको ओवर रूल्स द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देयरफॉर इट रिमेन्स इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। हॉट करने से थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, पर 100% तब भी नहीं होता। कंपेयर द एसिडिटी ऑफ फिनॉल एंड इथेनोइक एसिड। अब फिनॉल अगर एसिडिक है, H पॉजिटिव छोड़ता है, तो जो चीज़ बनती है वो है फिनॉक्साइड, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो इसका जो ये कॉन्जुगेट बेस बना है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। एसिटिक एसिड अगर एसिडिक एक्ट करता है तो H पॉजिटिव छोड़ता है, और ये जो एसिटेट आयन है, ये जो कॉन्जुगेट बेस है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, पर इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। यानी इसका अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो देखो बिल्कुल सिमिलर सा बन गया है, और जब भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। फिनॉक्साइड वाला आपको वीडियो में मिल जाएगा, वीडियो ऑफ फिनॉल एसिडिक कैरेक्टर देख लीजिएगा, इसको मैं डिटेल में नहीं कर रही हूँ। इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा तो होते हैं, पर वो अनस्टेबल है। इसके 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ओनली 2, बट दे आर मोर स्टेबल बिकॉज दे आर इक्विवेलेंट। कंपेयर द एसिडिटी ऑफ दीज 3 कंपाउंड्स। तीनों में ये तो है, तो एसिडिक तो ये होगा। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कंपाउंड्स एसिडिटी को डिक्रीज कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एसिडिटी को इंक्रीज कर देते हैं। देयरफॉर अगर इन तीनों का ऑर्डर पूछें
तो आपके ऑर्डर में ये मोस्ट एसिडिक होगा और ये लीस्ट एसिडिक है, तो इसका मतलब ये समवेयर इन बिटवीन फॉल करेगा। फाइन, इन तीनों को देखो, इन तीनों में भी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचता है, ऑक्सीजन बिकम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, NH पॉजिटिव इज इजी टू रिलीज। यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है लेकिन फ्लोरीन से कम, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाता है ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है लेकिन ये तो डोनेटिंग है। इसका मतलब द ऑर्डर अगेन वुड बी दिस। कमिंग टू द लास्ट, इन दोनों में ही तो फ्लोरीन है लेकिन दिस इज क्लोजर, सो इट विल बी मोर इफेक्टिव, तो दिस इज मोर एसिडिक देन दिस। फाइन, ये भी बोर्ड के क्वेश्चंस में आ रखा है बेटा। ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी है और बोर्ड में भी आया हुआ है। द क्वेश्चन सेज विच आउट ऑफ साइक्लोहेक्सिनोन, ये रहा साइक्लोहेक्सिनोन, एंड 2,2,6 ट्राईमिथाइल साइक्लोहेक्सिनोन, 2 पर मिथाइल, 2 पर मिथाइल, 3, 4, 5, 6 पर मिथाइल में से साइनोहाइड्रेन कौन अच्छा यील्ड बनाएगा, मतलब रिएक्शन इज विद HCl, ये बताना है आपको, विच इज़ नथिंग बट आपको ये चेक करना है कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक किस में फास्टर होगा। एंड यू वेरी वेल नो कि दोनों ही कीटोन है लेकिन यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं, इसीलिए देर इज स्टेरिक हिंडरेंस टू द अप्रोचिंग न्यूक्लियोफाइल, सो दिस विल नॉट अप्रोच, यहाँ पे ये अप्रोच कंपैरेटिवली ईजियर है, सो इसमें रिएक्शन होगा, इसमें नहीं। योर आंसर शुड बी 3 मिथाइल ग्रुप्स कॉज स्टेरिक हिंड्रेंस टू द अप्रोच of nucleophile, that is Cn-। फाइन, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, विच NH2 ऑफ सेमी कार्बोजाइड। अब पहले सेमी कार्बोजाइड आपको पता तो होना चाहिए ना, दिस इज योर सेमी कार्बोजाइड। अब बेटा इसमें 2 NH2 दिख रहा है तुमको, ये भी NH2 है और ये भी NH2 है, लेकिन रिएक्टिव कौन सा है, ये वाला रिएक्टिव है, ये वाला नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका लोन पेयर कार्बोनिल ग्रुप के साथ इन्वॉल्व है, इट इज नॉट अवेलेबल फॉर रिएक्शन। दिस इज फार ऑफ, इसका लोन पेयर भी इन्वॉल्व है लेकिन इसका लोन पेयर इज फ्री एंड इट इज नॉट इन रेजोनेंस विथ C double bond, so this is the NH2 which will be reactive. Fine, next question देखो, ये NCERT के भी हैं और बोर्ड क्वेश्चंस भी हैं दोनों। During the given reaction, esterification है ये, products need to be removed. Acid reacts with alcohol. Reversible reaction is the important part. आपका ester बन रहा है और water बन रहा है, तो क्योंकि रिवर्सिबल है, इफ यू कीप रिमूविंग देम देन अकॉर्डिंग टू ली शैटेलर्स प्रिंसिपल you will get a forward reaction because it is a reversible reaction. आपको लिखना पड़ेगा, examiner will be looking for the words reversible, Lee Chateliers and forward reaction. So see to it that you write. इसका क्वेश्चन पूछने का एक और तरीका होता है, एस्टेरिफिकेशन शुड बी डन इन ड्राई टेस्टिंग, मतलब वाटर को हटाना है, आंसर सेम है लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। वाई शुड एस्टेरिफिकेशन बी डन इन ड्राई टेस्ट ट्यूब, बिकॉज इफ यू ऑलरेडी हैव वाटर then this reaction will not move in the forward direction, it will go in the backward direction. The last two questions of the video, an organic compound C9H10O. बेटा जब भी carbon is to hydrogen is almost 1:1 and carbon is greater than 6, कार्बन 6 से ज़्यादा है और रेशियो ऑलमोस्ट 1:1 है, देन देयर हैज़ टू बी अ बेंजीन। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें C9H10 है, ऑलमोस्ट 1:1 है, 6 से ज़्यादा कार्बन है तो बेंजीन तो है। फॉर्म्स अ 2,4-DNP, पहली इंफॉर्मेशन ये हो गई। 2,4-DNP का मतलब है उसमें एल्डिहाइड या कीटोन में से कुछ ना कुछ है। गिव्स अ टॉलरेंस टेस्ट, तो पता लग गया भाई उसमें एल्डिहाइड है। 2,4-DNP से पता लग गया, टॉलरेंस से पता लग गया। अंडरगोज कैनिजोरोस, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, डन। अब ऑक्सीडेशन के बाद इट फॉर्म्स 1,4 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब जो भी आपका कंपाउंड है
उसमें बेंजीन है और सब्स्टिट्यूशन 1 और 4 में। क्लियर? दिस इज हाउ यू एनालाइज। तो इसमें आपको एल्डिहाइड लगाना है और एल्डिहाइड आपको यहीं लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला अल्फा कार्बन है, उस पर हाइड्रोजन नहीं। 6 कार्बन ये रहे और एक ये हो गया 7। अभी 2 कार्बन और है और वो 2 कार्बन आपको यहाँ लगाने पड़ेंगे। CH3 CH2 चेक कर लीजिए, कार्बन 9 बनने चाहिए। 6 7 8 9। हाइड्रोजन चेक करो 10 बन रहे हैं कि नहीं। 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यहाँ पे और यहाँ पे तो बेटा होंगे ही नहीं। एंड देयर इज 1 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन है तो इट इज अ कंपाउंड विच इज नेम्ड ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 4-ethyl benzaldehyde। एक और ऐसा क्वेश्चन करेंगे। विद दैट आई विल क्लोज द क्लास। बिफोर दैट क्वेश्चन, प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस हैं, नंबर मुझे याद नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, जो आपको समरी दे देगा चैप्टर की। कार्बोक्सिलिक एसिड का एक 1 शॉट वीडियो है, 40 मिनट्स में पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड कवर हो जाता है। एसिडिक कैरेक्टर का भी स्पेशल वीडियो है। टॉलरेंस और फेलिंग टेस्ट का तो बेटा लैब का एक्सपेरिमेंटल वीडियो भी है। एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजरोस दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो इनका इंडिविजुअल वीडियो है। रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स का पूरा लिस्ट है, ये आपकी बुक में अच्छे से नहीं दिया हुआ है तो ये वाला वीडियो भी दिया हुआ है। दिस इज ओनली अगर आप बहुत ब्राइट स्टूडेंट हैं और आपको पूरा करना है, लेकिन अगर आप एक वीक स्टूडेंट हैं तो आई वुड एडवाइस कि आप एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजरो ये और ये करके चले जाएं जो मैंने टिक करे। यू मे इग्नोर दिस पार्ट। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन। 2 कंपाउंड्स हैं A और B और उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C3H6 और A है तो अल्कोहल भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी, कीटोन भी। आर फंक्शनल आइसोमर्स, दोनों में आइसोमेरिज्म का रिलेशनशिप है। नाउ दे गिव आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म का A गिव्स आइडोफॉर्म, इसका मतलब अल्कोहल नहीं बना रही मैं, ये बना। और दूसरा B गिव्स टॉलेंस। टॉलेंस कौन देता है? एल्डिहाइड। तो ये हुआ तुम्हारा A का इंफॉर्मेशन और ये हुआ तुम्हारा B का इंफॉर्मेशन और ये दोनों आइसोमर्स हैं। कौन से वाले? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल आइसोमर का मतलब ही ये होता है कि एक एल्डिहाइड है तो दूसरा हैज टू बी कीटोन। कार्बन 3 है, एक कार्बन तुमने लगा दिया तो उसके सिवा आपके पास 2 कार्बन और लगाने हैं। इस केस में भी 1 कार्बन और लगाना है। ये हुआ एक कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड तुम्हारा हो जाएगा प्रोपेनॉल। ये है एसीटोन या प्रोपेनोन। ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला A और B का और IUPAC नेम भी हो गया। सजेशन क्या था? दोनों में कार्बन 3 होने चाहिए, हाइड्रोजन 6 और 1 ऑक्सीजन। चेक कर लीजिए, कार्बन 3 4 5 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, कार्बन 3 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। सिंस दे आर फंक्शनल आइसोमर्स दे हैव टू बी एन एल्डिहाइड और अ कीटोन। Fine. With this, I end the video of reasoning questions. Hope you all do very well. Stay connected, do well. I will be posting a last minute video in those 3 days after your English exam. Please see that when you are ready to prepare for chemistry. This is the 3rd chapter of organic. I'll be doing it for the 4th soon. So with this, as I promised that I would be doing the reasoning questions of all the 4 organic chapters. I am done with 3. 1 is left. Stay connected. Bless your loads. Do awesomely well in life.